खबरें तफसील से। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की है। एसटी हसन ने कहा कि किसी के पर्सनल लॉ को खत्म नहीं किया जा सकता है। इससे कबल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यकसा सिविल कोड की मुखालिफत कर चुका है। एसटी हसन ने कहा कि मुल्क में किसी की कोई मनमानी नहीं होगी, मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों के मामले में बयानबाजी से कोई बात नहीं बनेगी। बर्क ने कहा कि जैसे ज़राई कवानीन वापस लिया गया है, इसी तरह से सीएए और एनआरसी को भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी मुतमईन नहीं है, किसान ही चाहता है कि इस पर अमल दरामद हो, पार्लियामेंट के अंदर बाकायदे इसकी ज़ाब्ते में कार्रवाई हो और एमएसपी जो ज़रूरी है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी तिजारत के लिए, उनकी खेती बाड़ी के लिए, उस पर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि किसान अपना पेट भी पाल सके और देश को भी फ़ायदा पहुंचा सके। आज जब इलेक्शन का वक्त आया है तो मोदी जी ने उसको वापस लिया है। उनका इसमें उनका मकसद है उनका कि ये टुकड़ा डालकर और किसानों को राजी करके हम वोट ले लें, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेगा। एनआरसी जो लगा था इसको भी वापस लिया जाए, ये भी हमारा मुतालबा साथ में है और किसान भी कह रहा है कि ये भी वापस होना चाहिए। तो इसलिए अभी बहुत मुतालबा बाकी है, असल काम तो अभी बाकी है। ये जुबानी कह देने से कि ख़त्म हो गया कानून, ऐसा कानून ख़त्म नहीं होता है जुबानी कहने से। सुप्रीम कोर्ट आज तृणमूल कांग्रेस की तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत करेगा। अर्जी गुजार के मुताबिक त्रिपुरा में नज्म नस्क की सूरत हाल अबतर है। तृणमूल का इल्जाम है कि 25 नवंबर को अगरतला समेत 12 मुकामात पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातों के वर्करों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस मसले पर तृणमूल कांग्रेस के एक वफ्द ने वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ख्याल रहे कि अदालत ने त्रिपुरा पुलिस को पुरअमन सियासी मुहिम चलाने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। पार्लियामेंट की सरमाई इजलास से ऐन कबल दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी दौरान मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी गुज़िश्ता रोज 4 रोजा दौरे पर दिल्ली पहुंची हैं। ममता बनर्जी का यह दौरा अपोजिशन इत्तेहाद के लिए अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं, जबकि 24 नवंबर को पीएम मोदी से मुलाकात तय है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम से मुलाकात के दौरान सरहदी इलाकों में बीएसएफ की मौजूदगी बढ़ाने और त्रिपुरा के हालात पर बातचीत होगी। बीएसएफ को जायद इख्तियारात देने पर मरकज और अपोजिशन रियासतों के दरमियान खींचतान अभी जारी है। मगरबी बंगाल के अलावा पंजाब कानून साज असेंबली में भी इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की जा चुकी है। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली नई किताब में मनमोहन सिंह की साबिका हुकूमत पर मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई न करने पर तनकीद की है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक्शन न लेना कमजोरी की अलामत है। उन्होंने लिखा कि जब किसी मुल्क में बेगुनाहों को मारने पर कोई पछतावा नहीं होता तो तहम्मुल ताकत की अलामत नहीं बल्कि कमजोरी की अलामत है। तिवारी ने मुंबई हमले का अमेरिका के 9/11 से मुवाजना किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को उस वक्त फौरी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब में मनमोहन सिंह की साबिका हुकूमत पर मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई न करने की तनकीद की है। हालांकि वो खुद कांग्रेस लीडर हैं। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो मनीष तिवारी ने सीधे तौर पर कांग्रेस की हुकूमत पर सवालिया निशान उठाया है, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह जो उस वक्त के लीडर थे और उनकी जो हुकूमत में जो सब कुछ कार्रवाइयां की गई हैं उन पर सवाल उठाया है, तनकीद की है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें एक्शन न लेना कमजोरी की अलामत बताया गया है।
आगे बढ़ेंगे। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सरबराह और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख रुपए की रकम गैरकानूनी तरीके से निकालने पर अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने जज ब्रजेश कुमार ने लालू समेत केस से जुड़े 28 मुलजमीन को अदालत में हाजिर होने को कहा है। काबिले गौर बात यह है कि लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाला के कुल 6 मामले जेर समाअत हैं, जिसमें से 5 मामले रांची में सीबीआई की खुसूसी अदालत में जारी हैं और एक मामला पटना की सीबीआई अदालत में चल रहा है। दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट ने गुज़िश्ता साल फरवरी में हुए फिरकावाराना तशद्दुद के दौरान मुबैना तौर पर मस्जिद को आग लगाने, तोड़फोड़ करने और पथराव करने के मामले में बाप बेटे के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया है। जानकारी के मुताबिक मठन सिंह और उनके बेटे जॉनी कुमार 25 फरवरी 2020 को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुबैना तौर पर मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे थे। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुतालिका दफात के तहत जुर्म आयद किया है और उन्हें उनके वुकला की मौजूदगी में इसकी जानकारी दी गई है। दिल्ली की हवा पीर के मुकाबले आज कदरे बेहतर है, लेकिन ये हुनूज बहुत खराब के जुमरे में ही है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 दर्ज किया गया है, जबकि पीर के रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 दर्ज किया गया था। मुसलसल फिजाई आलूदगी के सबब आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 20 दिनों से दिल्ली की आवाम साफ हवा को तरस रही है। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आवाम परेशान है। मुख्तलिफ रियासतों में तरकारी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। टमाटर और गोभी 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मटर का दाम 100 रुपए फी किलो हो गया है। इसी तरह दीगर तरकारियों की कीमतें में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन आवाम भी इसको लेकर परेशान है। महंगाई का असर ज्यादातर औसत और गरीब दर्जे के अफराद पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आवाम का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तो लगातार सब्जियों के दाम भी मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी की आने वाली नई किताब में उन्होंने मनमोहन सिंह की साबिका हुकूमत पर कई हमले बोले हैं, जिसमें खास करके जो मुंबई में हमला हुआ था उसकी मवाजना अमेरिका के 9/11 से कर दी है और इसमें कई सवाल उठाए कि उस वक्त की हुकूमत ने सख्त कार्रवाई नहीं की, उस वक्त की हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। इसी मामले पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रवि सिसोदिया हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, कांग्रेस लीडर होने के बावजूद भी अपनी किताब में कई तरीके के मामलात उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत पर ही उठा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर टाइमिंग की बात करें, ऐसे वक्त में उनकी एक किताब पब्लिश हो रही है जब आने वाले दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस किताब में सीधे तौर पर 26/11 के बाद जो यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनकी सरकार पे ही हमला है और कहा गया है कि जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी 26/11 के बाद, उस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। और चूंकि मनीष तिवारी की किताब इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि यूपीए सरकार में वो सरकार का चेहरा हुआ करते थे, आईएमए मिनिस्टर थे मनीष तिवारी, और ऐसे वक्त उनकी किताब पब्लिश हो रही है। उसमें सीधे तौर पर 26/11 को लेकर दर्शाया गया है कि जो कार्रवाई की उम्मीद केंद्र सरकार से की जाती है उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए इस पूरे मसले को लेकर अपने आप डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब पंजाब में परिवर्तन हो रहा था, जब वहां पे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहां पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनको जब हटाया जा रहा था तो उस दौरान भी मनीष तिवारी उनके साथ खड़े दिखे थे। जब नवजोत सिंह सिद्धू को वहां बनाया जा रहा था, जिम्मेवारी दी जा रही थी पंजाब के सूबे की अध्यक्ष बनाया जा रहा, तो उस दौरान भी इन्होंने मुखालफत की थी। ये माना जा रहा है कि मनीष तिवारी का पिछले दिनों का स्टैंड है, वो जो नीतियां हैं कांग्रेस की या फिर यूपीए सरकार की नीति को लेकर जिन्होंने किताब में लिखा वो खिलाफ रही हैं।
जहां तक पंजाब को इसको चूंकि चुनाव होने वाले हैं जी। और कांग्रेस उस बात को समझती है कि इससे पहले जो सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिखी थी और जिस तरह से हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की गई थी, वो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में लगा था। अब जी। दूसरा एक मुद्दा इनका आ रहा है मनीष तिवारी, जब मनीष तिवारी ने अपनी किताब में यूपीए सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं रवि सिसोदिया, इसको लेकर बीजेपी भी अब इसको यूज कर सकती है क्योंकि इसमें खुद की हुकूमत की बात की गई है। चलिए इस पर क्या कुछ बयानबाजी सामने आएगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र सूबेदार संजीव कुमार 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस मरणोपरांत। अप्रैल 2020 को सूबेदार संजीव कुमार एक विशेष बल टुकड़ी के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी टुकड़ी को पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठियों का खात्मा करने, घुसपैठ ट्रैक को बंद करने के लिए विशेष ऑपरेशन के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से कश्मीर की मुश्किल बर्फीली पहाड़ियों में उतारा गया। घुसपैठ कर चुके आतंकवादियों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए 5 घंटे से भी अधिक समय तक कमर से गहरी बर्फ से जूझते हुए सूबेदार संजीव कुमार अपनी टुकड़ी के साथ आतंकवादियों के संभावित स्थान के नजदीक पहुंचे। इसी बीच उनके 2 साथी बर्फ पर फिसलने के कारण एक नाले में जा गिरे एवं आतंकवादियों की भारी गोलीबारी से घायल हो गए। सूबेदार संजीव कुमार अपने साथी के साथ उन्हें बचाने के लिए तुरंत नाले में कूद गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी के बीच
अपने एक साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। जो ही दूसरे सैनिक को निकालने के लिए वो दोबारा मुड़े, एक छिपे हुए आतंकवादी ने उनके बाकी साथियों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों पर आए खतरे को भांपते हुए सूबेदार संजीव कुमार उस छिपे हुए आतंकवादी की ओर बढ़े और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिराया। अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वह पुनः अन्य आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी लड़ाई में 2 और आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस दौरान गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए एवं अंततः मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके अतुलनीय नेतृत्व एवं पराक्रम की प्रेरणा से उनके दल ने 5 कट्टर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सूबेदार संजीव कुमार ने विषम परिस्थितियों में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने, 2 आतंकवादियों को घायल करने एवं अपने घायल सैनिकों को बचाने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस तथा अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा भाव का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सूबेदार संजीव कुमार की पत्नी श्रीमती सुजाता देवी। तो ये सीधे तस्वीरें आप ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने हुक्मरानों और सियासी लीडरों को नसीहत की है। आंध्र प्रदेश में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लीडरों को मामूल का काम शुरू करने से अपना मुहासिबा करना चाहिए। सीजेआई ने अवामी बहबूद के लिए इंसाफ पर मबनी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा निजाम तालीम इखलाकी इकदार से आरी बताया। उनके मुताबिक जदीद तालीम सिर्फ मादी फवायदे से वाबस्ता है। ऐसे इससे तलबा की किरदार साजी नहीं हो सकती। उनके मुताबिक हकीकी तालीम इखलाकी इकदार, एसार, दरमंदी, माफी, अदब, आजजी व इनकिसारी और बाहमी एहतराम सिखाती है। The modern education system tend to focus only on the utilitarian function of education. Such a system is not equipped to deal with the moral or spiritual function of education, which builds the character of students and allows them to develop a social consciousness and a sense of responsibility. True education is one which imbibes moral values and virtues of humility, discipline, selflessness, compassion, tolerance, forgiveness, and mutual respect. Education must elevate your character and broaden your thinking. It must enable you to take the right decisions when faced with the complexities of life. उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया जो उनकी पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षता, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह। सिपाही गुरतेज सिंह, 3री बटालियन, दी पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। पंद्रह जून
2020 को गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान सिपाही गुरतेज सिंह को प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने भारतीय सैन्य टुकड़ियों के खिलाफ योजना बनाती दुश्मन सैन्य टुकड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक उग्र भिड़ंत में परिवर्तित हो गई, जिसमें दुश्मन सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। भिड़ंत में दुश्मन सैनिकों ने घातक हथियारों का प्रयोग किया और अपनी सैन्य टुकड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी। सिपाही गुरतेज सिंह ने आमने सामने की उग्र भिड़ंत में निडरता, अदम्य साहस और असाधारण युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी चिंता किए बगैर वो बहादुरी से लड़ते रहे और सर्वोच्च बलिदान देने से पहले उन्होंने अपने पेट्रोल दल के कई साथी सदस्यों की जान भी बचाई। सिपाही गुरतेज सिंह ने विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही गुरतेज सिंह की माता श्रीमती प्रकाश कौर एवं पिता श्री विरसा सिंह।